नमस्कार। आज का लेसन रहने वाला है जो आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि मेटल को जॉइंट करने का जो प्रोसेस है ना। मेटल को अलग अलग शेप में चेंज करते हैं इंडस्ट्री में जब उसका प्रोडक्शन होता है कोई भी मटेरियल का रॉ मटेरियल के द्वारा उसको मोल्ड में डाला जाता है, ठीक है। या तो उसका डिफॉर्मिंग जैसे भी किया जाता है, मतलब उसको कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, उसको अलग अलग शेप में कैसे लाते हैं ना, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वेल्डिंग के अलावा और भी जो मेटल को जॉइंट करने का जो मेथड है उसके बारे में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेसन रहने वाला है वो है कि धातु जोड़ने की प्रक्रिया है ना, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टाइटल रहेगा वो क्या है कि मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो वो जैसे कि यहाँ पे लिखा हो गया है यांत्रिक उद्योगों में, है ना। यांत्रिक मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ है, या तो आयरन से रिलेटेड हो, या तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, या तो पावर प्लांट्स वगैरह हो, ठीक है। तो प्रत्येक श्रमिक वहाँ पे जो लेबर जो काम करते हैं, है ना, विभिन्न विधियों और मशीनों द्वारा, मतलब अलग अलग मशीन अलग अलग प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, धातुओं के आकार को बदलने का काम करते हैं ना। जो भी वर्कर्स उन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी स्टील प्लांट होते हैं, ठीक है, उस जगह में क्या करते हैं वो जो वर्कर होते हैं क्या करते हैं, मेटल को अलग अलग शेप में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। धातुओं के आकार को बदलने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित विधियों को उपयोग किया जाता है ना। मेटल का शेप एंड साइज चेंज करने के लिए अलग अलग प्रोसेस का हम लोग यूज कर किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस में उनको किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर पे है फोर्जिंग प्रोसेस, है ना। फोर्जिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लोहा मेटल को गर्म करके उसको जिस भी शेप में लाना होता है, जैसा भी शेप और साइज में लाना होता है, उसको गर्म करके पीट के उसको बेंड करके सीधा करके उसको हम लोग शेप में लाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है मोल्डिंग, या उसको हम लोग कास्टिंग भी बोलते हैं, मोल्डिंग कास्टिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन को मेल्ट करके पूरा गला करके उसको क्या करते हैं, सांचे में डालते हैं, और सांचे का जैसा आकार होता है वैसा वो आकार ले लेता है ना। तीसरा नंबर पे है कटिंग करके, है ना, कटिंग करके हम लोग उसको शेप एंड साइज में बदलने का काम करते हैं। 4 नंबर पे आता है जॉइनिंग, जॉइनिंग मतलब जॉइंट करने का प्रोसेस से, है ना। जॉइंट करके प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग शेप एंड साइज में लाने वाले हैं। तो जॉइनिंग देखने से पहले हम लोग ये तीनों प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। फोर्जिंग देखेंगे, मोल्डिंग कास्टिंग देखेंगे और कटिंग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जॉइनिंग प्रोसेस में देखेंगे, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले में हम लोग देखे थे फोर्जिंग, ठीक है। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फोर्जिंग धातु को भट्टी में गर्म करके, है ना, मेटल जो होता है उसको क्या किया जाता है, भट्टी में जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जिसको हम लोग लोहार बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी रॉड को अगर उसको शेप एंड साइज में अलग अलग किसी भी चीज़ को बनाना है, उसको क्या करते हैं, भट्टी मतलब एक फर्नेस होता है जहाँ पे आग जलते हुए रहता है, उसमें गर्म करके उसको क्या करते हैं, लाल गर्म करते हैं। और फिर निहाई, निहाई मतलब कहने के ऊपर एनविल, इसको एनविल बोला जाता है ना, एनविल, एनविल ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोला गया है, निहाई, है ना, इस शेप में होता है निहाई, है ना। ये जो चीज़ है जिसके ऊपर रख करके एक वर्कर काम करता है उसको निहाई बोला जाता है। पर पीटकर उसे आकार देना, ठीक है, ये गर्म करके उसको पीट करके जिस भी आकार में लाने का होता है उसको आकार देते हैं, वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। फोर्जिंग कहने का मतलब उसको गर्म करके उसको पीट करके उसको शेप एंड साइज में चेंज करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लोहारों द्वारा छेनी आदि बनाना यह परिवर्तन के लिए उपयुक्त एक विधि है ना। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि जैसे छेनी बनाते हैं, ठीक है, छेनी बनाते हैं घर में जो हम लोग खेती बाड़ी का जो काम करते हैं, कोड़ी हो गया, कुदाल हो गया, ठीक है, और तलवार हो गए, भाला हो गया, ये सब किसके द्वारा बना हुआ रहता था, फोर्जिंग के द्वारा, फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। फोर्जिंग एक वेल्डिंग भी है ना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेटल को कैसे हम लोग शेप में चेंज कर सकते हैं, तो उसमें भी फोर्जिंग मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल का शेप एंड साइज को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है शेप में बदलने के लिए, दूसरा नंबर पे आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, एक ऐसी विधि है जिसमें धातु को पिघलाकर तरल रूप में परिवर्तन किया जाता है ना। ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसमें क्या होता है कि एक लेडल है, लेडल में क्या होता है कि मोटल मेटल जब उसमें क्या बोलते हैं, जो स्टील प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टील को मेल्ट किया जाता है फर्नेस के द्वारा, है ना। उसमें होता है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा स्टील को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेल्ट किया हुआ जो लिक्विड जो
मेटल है उसको सांचे में डाला जाता है, ठीक है। सांचे में इसके अंदर कुछ भी शेप का हो सकता है, छोटा सा कुछ बना हुआ रहेगा, उसको उसके जो भी शेप बनाना होता है उसके यहाँ पे मिट्टी से उसको जो उसका कास्टिंग सैंड होता है उसको यहाँ पे डिजाइन बना करके फिर उसमें एक होल होता है जिसको हम लोग पोर होल बोलते हैं, ठीक है, उसमें डाला जाता है और जिस भी चीज़ के अंदर में डिजाइन बना हुआ है, जिस भी डिजाइन में हुआ है वो अपना शेप ले लेता है, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि पिघलाकर मेटल को पिघला हुआ तरल रूप में परिवर्तन किया जाता है और फिर उसी धातु को सांचे में डाला जाता है ना, ढाला जाता है, उसी धातु को सांचे में ढाला जाता है, मतलब डाला जाता है। ढालने के बाद धातु सांचे के अनुसार आकार ले लेती है ना। जैसे कास्टिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद जिससे ठंडा होता है उसके बाद उसके अंदर जैसा भी हम लोग डिज़ाइन बनाए थे सेम वैसा ही डिज़ाइन में क्या आ जाएगा, वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको जब हम लोग खोलते हैं, ये जो सांचा का जो बॉक्स होता है, कास्टिंग बॉक्स होता है, उसको जब ओपन करते हैं, सैंड को जब हम लोग हटाते हैं तो सेम जो हम लोग का डिज़ाइन है उसके हम लोग उस तरह का वहाँ पे पाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे है कटिंग, है ना। कटिंग के द्वारा भी हम लोग शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें धातु के टुकड़े से अतिरिक्त सामग्री को काटकर, है ना, कोई भी मेटल का जो टुकड़ा है, मेटल का जो स्टील हो, रॉड हो या तो सीट हो, प्लेट हो, तो उसको क्या कर हम लोग कटिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसका आकार बदला जा सकता है, जैसे कि टर्निंग, है ना। टर्निंग एक प्रोसेस होता है, लेथ मशीन में उसको किया जाता है, टर्निंग होता है, ठीक है। इसमें उसको जॉब को फिट करके उसको रोटेट किया जाता है चक के द्वारा। उसके बाद वहाँ पे एक टूल लगा हुआ रहता है, टूल के द्वारा क्या होता है, जब ये घूरते रहता है तो उसको टर्निंग करता है, धीरे धीरे छीलने का काम करता है ना। टर्निंग का मतलब छिलाई करना है, गोल चीज़ को इसको छील के इसका डायमीटर को और पतला करना, ठीक है। बड़ा साइज का डायमीटर को छोटा करने, पतला करने में काम इसका किया करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्निंग प्रोसेस। मशीनिंग करने के लिए, मशीनिंग में कह सकते हैं जैसे कि बोरिंग करना हो, होल करना हो जॉब में, है ना, कटिंग करना हो, मिलिंग करना हो, ये सब के लिए, ये सब प्रोसेस को मशीनिंग बोलते हैं। शेयरिंग मतलब ये जो शेयरिंग मशीन जो दिख रहा है, शेयरिंग मतलब जिसको एक भाग को दूसरा भाग में काटने का, जैसे कैंची भी क्या एक शेयरिंग टूल है ना, मतलब अलग अलग शेयर करते दो भाग में बांट देता है। तो ये भी इसको हैंड शेयरिंग बोला जाता है। ये लीवर है इसका, जब इसको लीवर को इस तरफ ला करके दबाते हैं, यहाँ पे जो भी हम लोग जॉब ऐसे करके रखते हैं इस जगह पे, उसको क्या करता है, दो भाग में, एक उस तरफ एक उस तरफ काटने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हैंड शेयरिंग मशीन बोलते हैं ना, इसको हैंड शेयरिंग मशीन बोलते हैं। हैंड शेयरिंग मशीन है ये, हैंड शेयरिंग मशीन उसको बोलते हैं। बेंच पे ये फिट होता है ना, इसलिए बेंच हैंड शेयरिंग मशीन उसको बोला जाता है। स्क्रू के द्वारा इसको टाइट किया जाता है वर्क टेबल पे। अब गैस कटिंग, है ना, गैस कटिंग के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल को काटने का, मेटल को अलग अलग साइज में लाने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि एक मेटल को अलग अलग शेप एंड साइज में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल को हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं, है ना। ज्वाइंट करने का क्या क्या प्रोसेस है, मेटल को ज्वाइंट करने का क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग देखेंगे मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, है ना। मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस में देखेंगे, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखें। डेफिनेशन मतलब उसका परिभाषा होता क्या है। धातु जोड़ने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, धातु कहने का मतलब ऐसा चीज़ जो मजबूत हो, है ना, वो सख्त हो, टाइट हो और उसमें आयरन का कंटेंट हो, ठीक है। आयरन का कंटेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो, ठोस हो पूरा, है ना, और सख्त हो, उसको क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है, ठीक है। जोड़ने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को, टुकड़ों को हमारी आवश्यकता अनुसार धातु को जोड़कर आकार बदला जाता है, ठीक है। मेटल ज्वाइनिंग में क्या होता है कि मेटल को ज्वाइंट करने का एक प्रोसेस होता है, दो अलग अलग सेपरेट मेटल को क्या, मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस होता है और उसका हम लोग आकार चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये एक प्लेट है, दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, कैसा हो गया, लैप के जैसा हो गया, तो लैप इसका आकार बदल गया, इसलिए उसको लैप बोला जाता है, ठीक है। तो आकार चेंज करने का प्रोसेस होता है किसके द्वारा, ज्वाइनिंग के द्वारा, ज्वाइंट करके, ठीक है। धातुओं को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है ना। मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए बेसिकली 5-6 ऐसे मेथड होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं आईटीआई में और हर जगह पे, है ना। पहला नंबर पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक विधि, जिसको हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस।
मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, मतलब मशीन के द्वारा या तो हैमर के द्वारा, है ना, मैकेनिकल उसमें फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसको काम करने का काम करते हैं, ठीक है। उसमें से पहला नंबर पे आता है सीमिंग। सीमिंग भी एक मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है। देखेंगे ये जो देख सकते हैं, ठीक है, पतला पतला जो सीट को उसका कॉर्नर को ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक कॉर्नर को मोड़ करके इसको बीच में उसको हैमर के द्वारा पेड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो ज्वाइंट हो जाता है ना। दूसरा नंबर पे है बोल्टिंग के द्वारा, है ना, बोल्टिंग के द्वारा भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तीसरा नंबर पे है रिवेटिंग के द्वारा, रिवेट लगा करके एक प्लेट को दूसरे प्लेट में हम लोग ज्वाइंट करते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा करते हैं हम लोग, मैकेनिकल विधि के द्वारा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा ये सब ज्वाइंट करने का प्रोसेस करते हैं। एक होता है तापीय विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल प्रोसेस, है ना, थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस, ठीक है, मतलब जिसमें हीट का ज़रूरत होता है हमको, ठीक है, मेटल को ज्वाइंट करने के लिए हमको हीट का ज़रूरत होता है। तो पहला नंबर पे आता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग हीट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा या तो भट्टी में फर्नेस के द्वारा, है ना। तो वहाँ पे हीटिंग का ज़रूरत होता है, इसलिए इसी थर्मल प्रोसेस में रखा गया है। दूसरा नंबर पे है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग करने के लिए क्या होता है, फ्लेम का ज़रूरत पड़ता है ना, गैस फ्लेम का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा नंबर पे है वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए भी फ्लेम का ज़रूरत है, आर्क का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो थर्मल प्रोसेस है। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे सीमिंग के बारे में देखेंगे, बोल्ट के बारे में देखेंगे और रिवेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये 3 प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बारे में देखेंगे, है ना। सोल्डरिंग प्रोसेस दिख रहा है, ब्रेजिंग और वेल्डिंग, है ना, तीनों क्या है, तीनों में ज्वाइंट करने के लिए हीट का के लिए उसमें अलग सा सोर्स चाहिए। देखिए पहला नंबर पे आता है सीवन। उसको सीवन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको सीमिंग बोलते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। सीमिंग, धातु जोड़ने की प्रक्रिया में, धातु जोड़ने का प्रोसेस जो है उसमें पतली पट्टियों, है ना, पतला पतला जो सीट होता है, पतला पतला जो स्ट्रैप होता है ना, के किनारों को मोड़ा जाता है। ये जो पतला पतला जो सीट है, एक सीट ऐसे है, एक सीट ऐसे है, उसके किनारों को क्या कर दिया, ऐसे करके मोड़ दिया गया है ना, किनारों को मोड़ आपस में जोड़ा जाता है। मोड़ करके क्या होता है, आपस में जोड़ा जाता है और फिर दबाकर जोड़ बनाया जाता है। हुकों को खोलकर जोड़ को खोला जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो मोड़ा गया है इसको क्या बोला जा रहा है, हुक बोला जा रहा है। मोड़ के उसको हम लोग क्या बना दिए, हुक बना दिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, खोल करके उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सीमिंग प्रोसेस है वो किस में आता है, टेम्प्रेरी में आता है ना। टेम्प्रेरी कहने का मतलब एक होता है वेल्डिंग में टेम्प्रेरी, सेमी परमानेंट और परमानेंट। टेम्प्रेरी कहने का मतलब कि ऐसा जॉइंट जिसको हम लोग आसानी से खोल सकते हैं, जैसे नट बोल्ट हो गया, सीमिंग हो गया, स्क्रू के द्वारा जो जॉइंट बना हुआ है उसको खोल सकते हैं। एक होता है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट मतलब इसमें हम लोग सोल्डरिंग आएगा, ब्रेजिंग आएगा, रिवेट आएगा, ठीक है। ये सब जिसमें उसको खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है। पर परमानेंट में क्या होता है, वेल्डिंग आता है। वेल्डिंग को क्या होता है कि जब वेल्डिंग जो ज्वाइंट हुआ मटेरियल होता है उसको अगर ओपन करना चाहेंगे तो वेल्डिंग जो जिसके द्वारा किया गया है जॉब भी नष्ट हो जाएगा, और वेल्डिंग किया हुआ जो मेथड है, जो वेल्डिंग के द्वारा बीड बना के जो हम लोग ज्वाइंट किए वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये टेम्प्रेरी में रखा गया है ना, और वेल्डिंग परमानेंट एक ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। सीवन बंद करने की मशीन के माध्यम से, है ना, मतलब ये जो प्रोसेस है, सीमिंग जो प्रोसेस है, इसको सीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। इस टाइप का कॉर्नर को फोल्ड करके जो ज्वाइंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सीमिंग को सीवन बंद करने मतलब सीमिंग करने वाला मशीन के माध्यम से, है ना। इसका एक मशीन आता है ना, मशीन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसको यांत्रिक रूप से बंद या लॉक किया जाता है ना। इसको एकदम पूरा इस टाइप में अगर हम इसको लॉक करना चाहेंगे या तो इस टाइप में, तो इसको यहाँ पे मशीन में रख करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। या तो नॉर्मली हम लोग हैमर से भी पीट के उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बंद करने का भी काम करते हैं ना। जैसे अभी वेल्डिंग देखेंगे तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक टाइप आता है सीम वेल्डिंग का, है ना, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में वैसा ही होता है, रोलर ऊपर लगा होता है, नीचे भी रहता है, बीच में प्लेट जब गुजरता है तो उसको कंटिन्यूअस एकदम दबा के उसको वेल्डिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हम लोग हीट का सोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या किसके द्वारा कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स के द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो मैकेनिकल फोर्स में हम लोग कैसे करते हैं, मशीन एक आता है, मशीन के द्वारा करते हैं या तो हैमर के द्वारा भी करते हैं। इस मशीन को सीवन मशीन भी कहा जाता है ना, सीविंग मशीन। इस मशीन को जो ये मशीन जो दिखाया गया है इसको ग्रोविंग मशीन
या तो सीमिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मशीन का कुछ पार्ट्स होता है, जैसे आर्म बोलते हैं, आर्म मतलब ये जो हाथ है ना, इसको जो लंबा खींचा हुआ है, ये पार्ट्स को आर्म बोला जा रहा है ना। कैरेज है, कैरेज का मतलब जो ऊपर नीचे आगे पीछे जो मूव करता है वो कैरेज है ना। ग्रूविंग रोल, ये जो रोल लगा हुआ है बड़ा सा ग्रूविंग रोल है, इसमें ग्रूव भी रहता है, फ्लेट भी रहता है ना। ये है हॉर्न, ठीक है, हॉर्न, इसको नीचे भाग को हॉर्न बोला जा रहा है। लैच है, सेफ्टी लैच यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, क्रैंक हैंडल है, इसको आगे पीछे मूव करने का, इसको आगे पीछे मूव करने के लिए हैंडल चलाना होता है। एक है क्रैंक, है ना, क्रैंक आगे पीछे मूव होता है, ये उसका पूरा बॉडी होता है ना। अब क्या है कि इसमें एक दो टाइप का रोलर लगा होता है। ठीक है, ये रोलर यहाँ पे जो दिख रहा है, एक हो सकता है फ्लैट सरफेस वाला, है ना, एक ही रोलर में अलग अलग होता है, ग्रूव वाला भी होता है और प्लेन वाला भी होता है। तो इसको हम लोग ओपन यहाँ से एक इसका डिवाइस होता है, मैकेनिज्म लगा होता है, जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं जिस टाइप का हमको ज़रूरत है। चपटा करना है, एकदम फ्लैट में करना है, ठीक है, तो उस टाइप को हम लोग यहाँ सेट करके उसको सीमिंग करने का, दो मटेरियल को जॉइंट करने के लिए हम लोग इस टाइप का भी फेस का यूज़ करेंगे और भी वाला साइज का भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको ग्रूव ऑन टॉप बोलते हैं ना, जिसमें ग्रूव बना हुआ रहता है। ग्रूव मतलब खाँचा कटा हुआ रहता है। ठीक है, खाँचा कटा हुआ है, वी शेप में हो सकता है, यू शेप में हो सकता है, उसको ग्रूव बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो रोलर लगा हुआ है, ये जो दिखाया गया है कैरेज, कैरेज में क्या है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है जो इसके ऊपर मूव करता है आगे पीछे। रोलर भी दो टाइप का है, फ्लैट के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, है ना, फ्लैट के लिए ऐसे यूज करते हैं, ग्रूविंग के लिए ऐसे यूज करते हैं। कहने का मतलब इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, है ना, अंदर से अगर लॉक करना है तो इस टाइप का हम लोग यूज़ करेंगे, बाहर से अगर लॉक करना है तो इस टाइप का रोलर का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं बोल्टिंग के बारे में, है ना। बोल्टिंग एक मेथड है मेटल को ज्वाइंट करने का, उसके बारे में देखेंगे। बोल्टिंग के एक ऐसी विधि है जिसमें एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, है ना, एक दूसरे के ऊपर एक नंबर मेटल है, ठीक है, और ये 2 नंबर मेटल है, रखे हुए धातु के टुकड़े में एक सामान्य छेद किया जाता है ना। जिस जगह में नट बोल्ट लगता है उस जगह में क्या होता है, इस जगह में ऐसा करके इसको होल किया जाता है पहले, ठीक है, और फिर बोल्ट और नट के एक सेट का उपयोग करके उन्हें आपस में जोड़ा जाता है ना। फिर इसका जिस थिकनेस को देखते हुए, जिस मटेरियल को देखते हुए उसमें किस टाइप का नट बोल्ट चाहिए, है ना, उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ड्रिल किया जाता है, ड्रिलिंग के द्वारा होल बनाया जाता है, फिर होल में थ्रेड बनाया जाता है ना। तो थ्रेड जब बना हुआ रहता है उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, लगा करके दोनों प्लेट को हम लोग ज्वाइंट करते हैं। नट को खोलकर जोड़ को अलग किया जा सकता है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। जैसे इससे पहले हम लोग सीमिंग पढ़ रहे थे, सीमिंग में क्या हो सकता है, जो हुक है उसको हम लोग खोल के अलग कर सकते हैं, नट बोल्ट को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग अलग नहीं कर सकते, है ना। वेल्डिंग में क्या हो जाए, जॉब नष्ट हो जाएगा, इसमें जॉब किसी भी टाइप का नष्ट नहीं होगा, खोल देंगे सेपरेट हो जाएगा अलग अलग जगह में। तो बेसिकली इसी टाइप का, इसलिए इसको अलग अलग मेथड रखा गया है ज्वाइंट करने का, कि अगर कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो उसको बार बार खोलने का ज़रूरत पड़ता है ना, तो उस जगह में क्या करते हैं हम लोग उसको नट बोल्ट के द्वारा लगा देते हैं, ताकि वो हमेशा उसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, काम में ला सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं आसानी से, है ना। और कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको एक बार हम लोग यूज़ में ला लिए, फिर उसको बाहर में जब वो बन गया तो उसको दोबारा खोलने का ज़रूरत नहीं होता है, उसको हम लोग वेल्डिंग के द्वारा पैक कर देते हैं, वेल्डिंग के द्वारा हम लोग उसको कंप्लीट परमानेंट ज्वाइंट बना देते हैं ना। ये दिखाया जा रहा है कि एक बोल्ट है ना, एक बोल्ट है, बोल्ट को कैसे हम लोग उसको स्पेसिफिकेशन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। ये जो है इसको हेड बोला जाता है ना, यहाँ पे लिखा गया है, ये है हेड। हेड के नीचे हम लोग वाशर लगाते हैं, ठीक है, स्लिप ना होने के लिए वाशर लगाते हैं। इसको पूरा यहाँ से लेकर इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी में इसके क्या होता है, थ्रेड कटिंग हुआ रहता है, और ये नट होता है ना। नट में क्या हो रहता है, नट में के अंदर भी थ्रेड रहता है और बॉडी के बाहर में थ्रेड होता है ना। ये जो नट है इसको फीमेल पार्ट बोला जाता है, ठीक है, फीमेल पार्ट हो गया, और ये जो बोल्ट है इसको मेल पार्ट बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, नट और बोल्ट में फीमेल और मेल पार्ट्स कौन होते हैं, है ना। तो जो भी हम लोग इसमें मेजरमेंट होता है, जितना भी ड्राइंग हो गया या तो जितना भी जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं सब किस में लेते हैं, एमएम में लेते हैं। एमएम मतलब मिलीमीटर में लेते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ऑल मेजरमेंट्स इन द मिलीमीटर एमएम, है ना। तो अलग अलग टाइप के
है ना, अलग अलग टाइप के बोल्ट हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग हेक्सा बोल्ट हो गया, जिसमें हेक्सा बोल्ट कहने का मतलब 6 भुजा होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, है ना। 6 भुजा वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल या तो हेक्स बोल्ट बोलते हैं इसको। कैरिज बोल्ट बोलते हैं, कैरिज टाइप, कैरिज होता है। स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब इसका हेड जो है वो कैसा है, स्क्वायर शेप का है ना। एंकर बोल्ट होता है, इस टाइप का दिखता है। आई बोल्ट होता है, आई शेप में दिख रहा है, इसलिए आई बोल्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे इसका यूज करते हैं, जो चीज़ में हम लोग लिफ्ट करने का जरूरत होता है, उठाने का, लेके जाना होता है, कोई भी मशीन हो गया, छोटा बड़ा मशीन, तो उसमें इस जगह पे हम लोग उसको इस वाला बोल्ट को फिट कर दें, ताकि उस जगह लिफ्ट करके एक जगह दूसरा जगह हम ले जा सकते हैं, ठीक है। यू बोल्ट हो गया, यू बोल्ट होता है, एंकर बोल्ट, लेग बोल्ट, लेग बोल्ट, स्टड बोल्ट और जे बोल्ट। स्टड बोल्ट में क्या होता है कि इसका दोनों साइड में किसी भी टाइप का हेड नहीं होता है, दोनों टाइप में सिर्फ थ्रेड रहता है। बाद में हम लोग इसको दोनों साइड में नट लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टड बोल्ट हो गया, उसमें दोनों साइड में क्या होता है, सिर्फ थ्रेडिंग रहता है, हेड नहीं रहता है। लेकिन सब में देख पा रहे हो, यहाँ पे भी इसका हेड है, यहाँ पे हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है ना, इसमें भी हेड बना हुआ है, इसमें भी हेड बना हुआ है, इसका भी हेड बना हुआ है जैसे, है ना। तो ये रहा एक बोल्ट के बारे में, है ना। तो बोल्ट का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें कुछ साइज लिखा हुआ है। जैसे मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें M6 से स्टार्ट होता है ना, से उसमें जो स्पाइनर जो हम लोग रेंच लगाते हैं उसमें 10 नंबर का स्पाइनर यूज होता है। M8 में 13 नंबर का यूज होता है। M10 में 17 से 16 हम लोग कुछ जगह में यूज करते हैं। M12, M16, M18, M20 और M24, ठीक है। मतलब ये अलग अलग जो कंपनी बनाती है उसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग नट बोल्ट बनाया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पाइनर का हम लोग यूज करते हैं नंबर को देखते हुए, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला के द्वारा पिछले क्लास में बताए थे जब हम लोग टूल्स देख रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग ज्वाइंट करने का, दो पार्ट्स को हम लोग आपस में असेंबल कर सकते हैं, किसके द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, और इसको आसानी से खोल सकते हैं, इसको रिपेयर मेंटेनेंस में ला सकते हैं, है ना। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है BIS, है ना। BIS कहने का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड बना हुआ है, भारतीय मानक ब्यूरो एक स्टैंडर्ड बनाता है कि कोई भी नट का शेप एंड साइज कैसे उसको बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग BIS जो एक उसका एक कोड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये कोड के अकॉर्डिंग ये वाला बोल्ट का साइज आता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो भारतीय मानक के अनुसार हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल कहने का मतलब जिसमें 6 हेड होते हैं, ठीक है। 6 हेड कहने का मतलब उसमें 6 भुजा होते हैं अलग अलग, ठीक है। हेड बोल्ट का नाम, है ना, उसका स्पेसिफिक कैसे होता है, नाम से वो किस टाइप का है। जैसे भी वो लोग देख रहे थे हेक्सागोनल, आई बोल्ट, है ना, स्क्वायर हेड बोल्ट, जे बोल्ट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चूड़ी का आकार, चूड़ी का आकार कहने का मतलब इसका थ्रेड का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इसका स्पेसिफिकेशन होता है ना। लंबाई के अकॉर्डिंग इसका होता है, मतलब ये कितना लेंथ का है ना, और ये कितना गुण का है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, गुण है, उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब उसको पहचान करने का उसको तरीका होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, यदि हेक्सागोनल बोल्ट का सिरा M3, बोल्ट के सिरा में बता रहे थे अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। M6, M8 अलग अलग है ना। तो मान के चलते कि हम लोग M10, है ना, M10 का जो है, और लंबाई कितना है, 60 mm है ना। इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना है, 60 mm, ठीक है, 60 mm। एवं गुण वर्ग, मतलब गुण भी हम लोग देख रहे थे 4.8 है, तो इस प्रकार दर्शाया जाएगा। कैसे दर्शाया जाएगा, M10 उसका पूरा बोल्ट का अगर स्पेसिफिकेशन हम लोग देखेंगे, बोल्ट के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहेंगे कि बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है, कितना साइज का बोल्ट है, तो कोई भी नट बोल्ट को हम लोग कैसे पता करेंगे। M10 लिखा हुआ है, M10 क्या बताता है कि बोल्ट का जो साइज है ना, वो बता रहा है। 16 क्या बता रहा है, 6 नंबर क्या बता रहा है, उसका लंबाई बता रहा है, उसका लंबाई कितना है, ठीक है। 4.8 क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है ना, गुण वर्ग क्या बता रहा है, इसका 4.8 है ना। तो ये पूरा एक नट बोल्ट को पूरा आइडेंटिफाई करवाता है स्पेसिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। गुण के बारे में भी हम लोग देखेंगे, गुण वर्ग का स्पष्टीकरण कैसे होता है, जैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मान के चलिए M10 का जो है 60 क्या हो गया, उसका लेंथ हो गया 4.8 IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 1363 के में दर्शाए गए
का अर्थ है, ठीक है, मतलब इसका जो कोड बना हुआ है इसका अर्थ क्या है, यह है कि इस बोल्ट का यांत्रिक गुण है ना, ये जो बोल्ट का जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है 4.8 है। अब यहाँ पे दिख रहा था पूरा चीज़ दिख रहा था क्या, M10 दिख रहा था, 6 दिख रहा था और 4.8 दिख रहा था, ठीक है। तो 60 का मतलब हम लोग समझिए, 60 मतलब क्या है, उसका लेंथ होता है कोई भी बोल्ट का। M10 का मतलब उसका हेड का जो साइज रहने वाला है वो होता है ना। 4.8 का मतलब क्या होता है, 4.8 का मतलब ये होता है इसका यांत्रिक गुण, है ना, यांत्रिक गुण 4.8 है। यह स्टील से बना हुआ है ना, यह स्टील से बना हुआ, 4.8 लिखा होता है, स्टील से बना हुआ है, जिसका न्यूनतम तन्यता है ना, न्यूनतम टेंसाइल जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, जो मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग खींच के देखते हैं जब तक ये बीच से ना टूट जाए तो उसको बोलते हैं टेंसाइल, है ना। तो वो 40 kg फुट पर mm है ना, मतलब उसका जो मेजरमेंट किया जाता है किसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ को किस में किया जाता है 40 kgA पर mm है, तथा इससे उत्पन्न यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ का अनुपात 0.8 है ना। यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है, तो 0.8 का मतलब यहाँ से ये मीनिंग निकल रहा है, 8 का मतलब 4 का मीनिंग क्या निकल रहा है 40 निकल रहा है, ठीक है। 4 का मीनिंग क्या निकल रहा है 40 kgA पर mm है ना, और 8 का मतलब 0.8, 8 का मतलब क्या बता रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है ना, और 40 का मतलब क्या बता रहा है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, दोनों का अनुपात मिला करके हम लोग क्या देख रहे हैं 4.8 देख रहे हैं, ठीक है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब एक जो बोल्ट होता है ना, बोल्ट को क्या करते हैं यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे लगा कर जब इसको खींचते हैं इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तो बीच से टूट जाता है। तो ये कब टूटता है, कितना फोर्स अप्लाई करने पे टूटता है, तो कम से कम है ना जो होता है न्यूनतम तन्यता, मतलब कम से कम इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा वो इतना रहेगा 40 kg है ना फुट पर mm है ना, ये रहेगा। तो ये चीज़ दिखाता है बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। तो एक बोल्ट का पूरा जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें ये इसके ऊपर डिपेंड होता है और इसका मीनिंग कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे भी हम लोग बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड में लिखा हुआ रहता है E7018 है ना, या तो E6013, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड का कुछ मतलब है ना। जब हम लोग इलेक्ट्रोड देखेंगे उसके बारे में उस जगह उस टाइम पे देखेंगे तो यही चीज़ होता है, जब बोल्ट में जो कोड लिखा हुआ है इसका कुछ मतलब होता है, वही चीज़ हम लोग बता रहे हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में 70 क्या बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, इसमें भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। 1 जो बताता है वो पोजीशन बताता है, और 8 जो बताता है, ठीक है, 8 जो बताता है उसके ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है उसका टाइप बताता है ना, वो किस टाइप का है वो बताता है। सेम यहाँ पे ई जो बताते हैं इलेक्ट्रोड, 6 जो बताता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, और 1 जो बताता है वो पोजीशन, 3 नंबर जो बताता है वो फ्लक्स का टाइप को बताता है, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे रिविट के बारे में। बोल्ट के बारे में देखें, अभी हम लोग सीमिंग के बारे में देखें, रिविट के बारे में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। रिविटिंग प्रोसेस के बारे में देखें, कैसे रिविटिंग किया जाता है, कौन कौन सा टाइप का रिविट होता है ना, कौन कौन सा जॉइंट बनता है उसके बारे में देखेंगे, है ना, जिसका उपयोग धातु के चादरों जैसे सामग्रियों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। रिवेट का यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, कोई भी सीट मेटल को ज्वाइंट करने के लिए, या तो हैवी जो पुल बना हुआ रहता है, ब्रिज बना हुआ रहता है ना, जो सेतु बना हुआ रहता है लोहा का, उसमें हम लोग करते हैं। इसमें पहले से ड्रिल किए गए छेद में धातु के रिविट डाले जाते हैं ना, पहले से भी जो होल किया हुआ रहता है उसमें क्या करते हैं मेटल का रिविट हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं फिर रिविटिंग गन है ना, किसके द्वारा, रिविटिंग गन के द्वारा हम लोग रिविट करने का काम करते हैं, या तो हथौड़े का द्वारा, है ना, हथौड़े का उपयोग करके रिविट के पिछले हिस्से को विकृत किया जाता है ना। मतलब रिविट का जो पिछला हिस्सा है इस टाइप का, जो इधर यहाँ पे जो गन के द्वारा जो किया जा रहा है ना, एक गन होता है, गन के द्वारा जो न्यूमेटिक गन होता है, जिसमें एक होता है हाइड्रोलिक, होता है न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक मतलब जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा
वो काम करता है वो डिवाइस। तो न्यूमेटिक मतलब इसमें एयर प्रेशर, कंप्रेसर एयर के द्वारा ये डिवाइस काम करता है, ठीक है। तो इस जगह पे जब ये रिवेट इसमें जब बजता है अचानक, इसको जब पीटने लगता है हैमर के द्वारा, है ना, न्यूमेटिक हैमर के द्वारा, वो चपटा हो जाता है। चपटा होने का मतलब वो गोल हेड बन जाता है, इस टाइप का हेड बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि विकृत मतलब इसका जो पीछे का जो हेड होता है सीधा होता है, मतलब अभी इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है। तो अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर चपटा करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। इसको गर्म करके अगर इस तरफ से मारेंगे तो इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, किया जाता है जिससे वह फैलकर एक सुरक्षित कंपन प्रतिरोध और उच्च शक्ति वाला जोड़ बन जाता है ना। ये प्रोसेस करने के बाद क्या बन जाता है ये कि एक सुरक्षित कंपन रोधित, मतलब कंपन कहने का मतलब वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, है ना, वाइब्रेशन को कम करता है ये रिवेट जॉइंट, है ना। मतलब और भी जितने सारा जो जॉइंट बनते हैं नट बोल्ट के द्वारा, नट बोल्ट में अगर कंटिन्यूस हम लोग वाइब्रेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, नट बोल्ट का जो थ्रेड है वहाँ से थ्रेड खराब हो जाएगा, चूड़ी खराब होगा और वो बोल्ट खुल करके बाहर आ जाएगा, है ना। तो वाइब्रेशन के लिए नट बोल्ट यूज नहीं किया जाता है ज़्यादातर। तो रिवेट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं रिवेट में कि रिवेट को क्या कर सकता है, वाइब्रेशन को सह सकता है, उसको सह सकता है, उसका सहन शक्ति होता है, इसलिए उसको कंपन प्रतिरोधी बोला जाता है ना, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस बोला जाता है। उच्च शक्तिशाली मतलब ये ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होता है वाला जोड़ बनाता है ना। इसलिए देखते होंगे लोहा का जो ब्रिज होता है, लोहा का जो पुल होता है, तो उस जगह में रिवेटिंग का किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत मजबूत बहुत भारी वाला वाहन मतलब ट्रेन या तो मालगाड़ी उसमें गुजरता है, ठीक है। इस जगह पे रिवेट को प्रीफर किया जाता है जहाँ पे वेल्डिंग के द्वारा क्या होता है कि वेल्डिंग जब करते हैं तो उस जगह में हीट जनरेट होता है लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस। तो हीट के कारण से मेटल में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, उसका गुण में चेंज हो जाता है और डिस्टोर्शन होने का चांस रहता है। इस जगह पे कुछ जगह पे वेल्डिंग को रोक दिया जाता है और कुछ जगह पे रिवेटिंग को वहाँ पे किया जाता है प्रोसेस, ठीक है। रिवेट की विशिष्टियाँ, रिवेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे, है ना। मुख्य रूप से उसके शंख के व्यास, है ना, शंख कहने का मतलब ये जो शंख है ये एल से जो दिखाया गया है, ठीक है, सब रिवेट में जो एक एल से दिखाया गया है उसको शंख बोला जा रहा है, ठीक है। का साइज, लंबाई, पदार्थ, मटेरियल और शीर्ष के आकार निर्भर किया जाता है ना, किसके अकॉर्डिंग, शंख के व्यास के अकॉर्डिंग, है ना, उसका जो मोटा कितना है उसके अकॉर्डिंग होता है, लंबाई ये कितना लंबाई में है, कितना लंबाई होना चाहिए शंख का उसके अकॉर्डिंग आता है, कौन से मटेरियल का होना चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका स्पेसिफिकेशन होता है। और शीर्ष हेड, है ना, मतलब इसका जो हेड है देख पा रहे हो फिगर में कि इसका हेड अलग है, इसका हेड अलग है, इसका हेड अलग है। जैसे अभी हम लोग बोल्ट में देख रहे थे आई हेड था, आई बोल्ट था, है, स्क्वायर हेड था, हेक्सागोनल था, सेम वहाँ पे भी रिवेट में भी अलग अलग हेड के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई, इसको अलग डिजाइन किया जाता है, उसको अलग अलग निर्धारित किया जाता है ना, हेड के आकार निर्धारित किया जाता है। एक रिवेट का पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जो इसका जो थोड़ा सा चेम्फर किया हुआ रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। ये पूरा इसको बॉडी बोला जाता है। ये हो गया इसका हेड, है ना, हेड को अलग अलग शेप में बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे रिवेट के बारे में। रिवेट में हम लोग क्या क्या टाइप इसका होता है इसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रिवेट होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के रिवेट होते हैं। धातु चादर कार्यों में मुख्यतः स्नैप हेड रिवेट, है ना, स्नैप शीर्ष या तो हेड रिवेट, काउंटर सिंक रिवेट, ठीक है, तथा पतला सीट के लिए बेवल शीर्ष, है ना, बेवल शीर्ष वाले रिवेट का प्रयोग किया जाता है। रिवेट के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, मतलब ये जो रिवेट जो बनता है वो कौन से मटेरियल से बनता है उसके बारे में देखेंगे। मृदु इस्पात कहने का मतलब माइल्ड स्टील उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग एमएस के नाम से जानते हैं ना, एमएस उसको बोला जाता है माइल्ड स्टील। तांबा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। पीतल, जिसको हम लोग ब्रास, पीला पीतल, है ना, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, येलो ब्रास। एल्युमिनियम, है ना, और उनके एलॉय, ठीक है, ये सब मटेरियल से बनाया जाता है रिवेट को। शंख की लंबाई द्वारा रिवेट का लंबाई, है ना, एल प्रदर्शित इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब शंख का जो लंबाई है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये एल के द्वारा। एल फोर क्या बताता है, एल फोर शंख का लंबाई। शंख कहने का मतलब जहाँ से जिस जगह तक रिवेट फिट होगा, ठीक है, ये हेड तक, हेड का निचला हिस्सा तक रिवेट फिट होगा, तो ये इसका क्या हो गया, शंख हो गया, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे
कि रिवेट, है ना, रिवेट के द्वारा क्या क्या जोड़ बनता है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। रिवेट जोड़, है ना, रिवेट जॉइंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। रिवेट जोड़ को चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट, है ना, चढ़ाव कहने का मतलब लैप जॉइंट, जो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ये एक प्लेट है, एक नंबर, ये 2 नंबर, एक दूसरे के ऊपर एक रखा गया, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लैप जॉइंट, है, एक दूसरे के ऊपर लैप है इसलिए। एवं बट जोड़, है ना, लैप जोड़ और बट जोड़ में वर्गीकृत किया जाता है। रिवेट के द्वारा कहीं भी अगर ज्वाइंट बनाया जाता है, कोई रिवेट के द्वारा कोई भी चीज़ अगर जोड़ा जाता है तो ये ज्वाइंट में बनाया जाता है, 2 ज्वाइंट में, किसमें लैप ज्वाइंट में बनाया जाता है और बट ज्वाइंट में बनाया जाता है। बट ज्वाइंट कैसा होता है, एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट ये रहा, 2 नंबर, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइंट करना है तो नीचे एक स्ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बैकिंग स्ट्रैप बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बैकिंग स्ट्रैप बोलते हैं, जिसको बैकिंग स्ट्रैप मतलब पीछे एक और प्लेट लगा करके यहाँ पे रिवेट को लगा दिया जाता है इस जगह पे, है ना, इसमें होल करके, ठीक है। टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट, है ना, देखिए अभी हम लोग रिवेट लगा हुआ है, ठीक है। बट जोड़ में एक प्लेट जिसे बट पट्टी कहते हैं, है ना, बट पट्टी कहने मतलब बैकिंग स्ट्रैप कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है ना। बट पट्टी जिसको हम लोग बट स्ट्रैप, बैकिंग स्ट्रैप के नाम से जानते हैं, जिसको पीछे साइड में हम लोग लगाते हैं। ये सिंगल हो सकता है या तो डबल हो सकता है, यहाँ नीचे भी लग सकता है, इसके ऊपर भी लग सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो बट जॉइंट है इसमें एक ही ऊपर में सिर्फ लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, ठीक है, और इस जगह पे रिवेट लगाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो सिंगल भी लगा सकते हैं स्ट्रैप, डबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, एज पर जिस तरह का स्ट्रेंथ सहने का वहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट लगाने का काम करते हैं ना। आप देखेंगे सिंगल रिवेट बट जॉइंट, है ना, सिंगल कहने का मतलब एक प्लेट में एक रहेगा, है ना, ये यहाँ पे एक है, मतलब एक लाइन में रहेगा, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। ये जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे एक इधर एक इधर, ठीक हो गया, सिंगल हो गया। विथ सिंगल एंड डबल स्टेप, है ना। अभी हम लोग देखेंगे सिंगल स्टेप में भी अगर सिंगल स्टेप लगा रहे हैं तो भी यहाँ पे सिंगल सिंगल मारेंगे, एक ही लाइन में, एक इधर, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों लगा के मारेंगे तो फिर भी यहाँ पे सिंगल स्टेप में एक इधर मारेंगे, एक इधर। अभी हम लोग देखेंगे डबल वाला, है ना, ये हो गया डबल, मतलब ये जो है एक इधर है एक इधर है, 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 मतलब एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, 2 स्टेप में, है ना, 2 लाइन में, ठीक है। ये हो गया चेन रिवेट जॉइंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। एक होता है जिग जैग, जिग जैग कहने का मतलब एक इधर एक इधर, इधर 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 इधर, इस टाइप का जो रिवेट लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, जिग जैग हम लोग बोलते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया कि रिवेट जो है, रिवेट जो के द्वारा जो जॉइंट बनाते हैं वो उसके द्वारा क्या क्या जॉइंट बनता है, बट लैप जॉइंट और बट जॉइंट बनता है, ठीक है। बट जॉइंट में हम लोग स्ट्रैप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग सिंगल लगा सकते हैं रिवेट और डबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिस टाइप का जॉइंट का स्ट्रेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिवेट लगा सकते हैं ना, सिंगल रिवेट डबल रिवेट लगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक देखें कि मेटल को जॉइंट करने का जो प्रोसेस है ना, मैकेनिकल प्रोसेस है और थर्मल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में है सीमिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग पतला शीट को किनारा का मोड़ के हम लोग जॉइंट करने का काम करते हैं। उसके बाद है बोल्ट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा, है ना, अलग अलग टाइप नट बोल्ट यूज करके हम लोग 2 मेटल को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद है रिवेट के द्वारा, रिवेट के द्वारा हम लोग मेटल को जॉइंट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाला है वो रहेगा मैकेनिकल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस के द्वारा। थर्मल प्रोसेस मतलब इसमें सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेट, वेल्डिंग के द्वारा जो प्रोसेस हम लोग ज्वाइंट करते हैं मेटल को, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके रिलेटिव अगर किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर सकते हैं ना।